हाय, सो वी आर बैक टू क्या पढ़ रहे थे हम? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? यूनिट्स हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ ली, डेराइव्ड पढ़ लिया, यूनिट पढ़ ली, एमकेएस पढ़ लिया, एफपीएस पढ़ लिया, सीजीएस पढ़ लिया। पढ़ेंगे एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम से शुरू करेंगे। एसआई सिस्टम जब हमने पहले तो 3 सिस्टम्स पढ़ ही लिए जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स के रिलेटिव थे। अब बात आती है कि एसआई सिस्टम क्या है। एसआई सिस्टम जो आज की तारीख में जो सिस्टम चल रहा है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। मीटर क्या होता है, फिर सेकंड क्या है, किलोग्राम क्या है, ये सब चीज़ें आज की तारीख में हम जानते हैं। मोल क्या होता है, ये तो सुना ही हुआ है भाई, हाई स्कूल तक इतना तो सुना ही है। तो अब जानते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि एसआई सिस्टम कब आया, कैसे आया, इसकी शुरुआत क्या थी। तो 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सीजीपीएम की मीटिंग हुई और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम बनाएंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इसको इंटरनेशनल बनाएंगे इस सिस्टम को, और इसको कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको एब्रीविएट करेंगे एसआई करके, और इसका फ्रेंच नेम है जिससे कि जिसका एब्रीविएशन है, जिसको कि कहते हैं ली सिस्टेम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। तो यहाँ पे इस मीटिंग में इन्होंने डिफाइन किया कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा ही था कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी थी, बेस क्वांटिटीज़ 7। तो वही 7 जो हैं उनके लिए यूनिट्स बनाई गई और उनके लिए सिंबल्स अलॉट किए गए। तो क्वांटिटीज़ जो है वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के लिए डिफाइन किया गया मीटर, जिसको कि MTR भी कहते हैं। मास के लिए किलोग्राम, किलोग्राम को केजी। टाइम के लिए सेकंड, सेकंड के लिए एस। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, एम्पियर के लिए स्मॉल ए, कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन या के। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, उसको छोटे में MOL करके लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटीज के लिए कैंडेला, और इसके लिए CD। अब इसके बाद जो है ये तो 7 हो गई, टोटल 7। इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन की गई। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं। ये इन यूनिट से थोड़े से अलग हैं। कैसे अलग हैं अभी बताया जाएगा। ये क्या क्या डिफाइन की गई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या डिफाइन कर दी गई भाई। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए कहा गया कि एक यूनिट डिफाइन की गई प्लेन एंगल के लिए और एक सॉलिड एंगल के लिए। प्लेन एंगल के लिए रेडियन, जिसका कि सिंबल था रेड, RAD रैड। एंड सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, जिसका सिंबल था SR। तो वेक्टर्स जो चैप्टर आएगा आगे उसमें इस बात को और खुल के बताया जाएगा। अभी बेसिक एक्सप्लेनेशन तो बताया जा रहा है अभी सिर्फ, कि मान लें एक सर्किल ले लें, ऐसे एक सर्किल ले लिया, इसमें एक आर्क बना लिया, एक आर्क AB है, एक सेगमेंट बनाया जिसका कि एक आर्क बन गया A और B, ये सेंटर है O। तो ये जो एंगल बना ये प्लेन एंगल है। ऑब्वियस समझ में आ रहा है कि एक प्लेन में सर्किल पूरा एक प्लेन में होता है, तो ये प्लेनर एंगल हो गया। ये जो प्लेन एंगल है इसकी वैल्यू भी आपको मालूम है क्या होती है, ये आर्क AB अपॉन रेडियस, AB अपॉन R। फिर ये जो है इसको बोला जा रहा है कि ये डायमेंशनलेस हैं। ये दोनों जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये दोनों डायमेंशनलेस हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तुरंत पता लग जाएगा डायमेंशनलेस क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल जान तो नहीं कि ये डायमेंशनलेस है। तो अब जान लेते हैं कि भाई सॉलिड एंगल क्या है। कि मान लें एक स्फीयर है ऐसा, एक गोल सा स्फीयर है ऐसा, गोल सा। तो इसमें जो है एक यहाँ पे कटोरी जैसा, कप जैसा गोल सा एक सेक्शन है, और ये सेंटर पे एक कोन, ऐसे बार बार ऐसे 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 लाइनों का एक कोन बनेगा जो कि ये एंगल सबटेंड करेगा। यहाँ से ऐसे कोन बन जाएगा एक। तो ये जो 3D एंगल सबटेंड होने वाला है ये 3D एंगल है, क्योंकि ये कोन है, ये सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, ये कोन है, और ये पूरा का पूरा 3D एंगल है, कटोरी है ये। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है सॉलिड एंगल इन 3D? कैसे डिफाइन करते हैं कि एरिया ऑफ पार्ट सरफेस ऑफ स्फीयर, ये जो डेल्टा है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया डेल्टा है अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, डेल्टा है अपॉन R स्क्वायर। ये डायमेंशनलेस है। आगे बताया जाएगा कि क्या है डायमेंशनलेस। फिर इसी मीटिंग में जो SI की मीटिंग हुई थी, इसी में SI की प्रीफिक्सेस भी कुछ डिफाइन कर दी गई कि SI यूनिट जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी रेंज हो जाएगी, बड़े यूनिट्स भी होंगे उसमें, छोटी मेजरमेंट्स भी होंगे। तो उसके लिए पहले ही उन्होंने तुरंत ही बता दिया कि इसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस भी यूज़ करेंगे जो कि इंटरनेशनली मान्य हो जाएंगे, सब लोग मानेंगे इन्हें इंटरनेशनली। तो प्रीफिक्सेस क्या होंगे?
मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट्स जो होंगी वो पावर्स ऑफ 10 में जो होंगी उनके प्रीफिक्सेस बनाया जाएगा, पावर्स ऑफ 10 होंगी, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ऐसे। तो इसमें कुछ तो हमें मालूम है, जैसे बीच में आ जाते हैं कहीं पे, कहाँ पे, ये मिली तो हमें मालूम है भाई, 10 की पावर -3, सेंटी भी हमें मालूम है 10 की पावर -2, डेसी भी हमें मालूम है 10 की पावर -1, डेका हमें मालूम है पॉजिटिवली 10 की पावर +1, किलो हमें मालूम है 10 की पावर +3, मेगा भी हमें मालूम है 10 की पावर +6। हो सकता है उसके आगे की जीगा ना मालूम हो, फिर उसके आगे की टेरा ना मालूम हो, पीटा, एक्सा, एजीटा, योटा, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रटना नहीं है। ये अपने आप जैसे जैसे आप चीज़ें यूज़ करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ये धीरे धीरे जो इसमें ज़रूरी वाली हैं वो दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। नहीं तो हमेशा इनके कन्वर्जन फैक्टर्स दिए रहेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं इसमें। यहाँ रटने को आपसे ये सब कोई नहीं कहेगा। ये 11th-12th की फिज़िक्स है, यहाँ पे आपसे सिर्फ समझना एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कोर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ पाते हैं कि नहीं, सिर्फ ये जानना है। इसी बात के एग्ज़ाम्स हैं सारे इंजीनियरिंग के टेस्ट इसी चीज़ के हैं कि आप कोर कॉन्सेप्ट्स, आपकी पकड़ कैसी है आपकी। रट के काम नहीं चलता इस लेवल पे, अब नहीं चला पाएंगे आप रट के। तो अब बात करते हैं कि क्या होते हैं कि हाँ भाई, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं, यहाँ पे जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दीज एसआई स्टैंडर्ड्स, ये जो एसआई स्टैंडर्ड्स जिनकी बात अभी हो रही थी, कौन से, ये वाले जो एसआई की बेस क्वांटिटीज़ जिनकी बात अभी हो रही थी, ये वाले, इनका जो डिटर्मिनेशन है, जो एक्चुअली इनको डिराइव करना है और ये सब है, ये आपके कोर्स से अभी फ़िलहाल बाहर की बात है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं इसमें कि अगर मीटर कैसे मेजर किया जाता है, 1 मीटर क्यों है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बातचीत है, ये अभी आपकी कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है अभी। ये पहले चैप्टर में इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पे ये सारी बातचीत हो रही है, वहाँ से ये थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप बातचीत है। जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा, 12th का कोर्स जब खत्म होने वाला होगा तो आप पाएंगे कि आप पढ़ेंगे इनको कि 1 मीटर को 1 मीटर क्यों कहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको एक्चुअली थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल ये चैप्टर 1 के लिए ये कॉम्प्लेक्स है और इसको अभी डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो कुछ थोड़ी सी यूनिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। तो 1 मीटर क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पास ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 129979245 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने पार्ट में लाइट जितना चलती है उसे 1 मीटर कहा जाता है। इसी से स्पीड ऑफ लाइट तुरंत ही डिफाइन हो जाती है, c = 299792458 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये सब चीज़ें फिर वही बात कि इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इनको याद करने की। ये सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ये कहीं पूछा नहीं आता, कोई एग्ज़ाम में सवाल नहीं करता, इसीलिए मैं 3 बता ही रहा हूँ। उसके अलावा जो है आप चाहें तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप और भी पता लगा सकते हैं, ये नेट पे कहीं भी सर्च करोगे मिल जाएगा तुरंत ही। ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम की क्या है, मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, कैप्टन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में एक इरिडियम अलॉय, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया और उसको बोला गया कि ये मास जो है 1 किलो है। फिर आप पूछोगे सर वो जो हमारे यहाँ सब्जी वाला आता है उसके पास भी 1 किलो का वेट है, वो कहाँ से लाया सर, वो रोज़ जाता है क्या इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, फ़्लाइट वाइट लेकर रोज़ जाता होगा सर। तो ऐसा नहीं है। जब ये 1 किलो का ये प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का ये 1 किलो का ये सिलेंडर बना तो फिर इसकी फ़ोटोकॉपीज़ बनाई गई कुछ, और उनकी और कॉपीज़ बनाई गई, ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया गया कि आज की तारीख में दुनिया में हर जगह आप कहीं कोने में चले आइए, 1 किलो का स्टैंडर्ड वेट निकाल के आदमी आपके सामने रख देगा। तो जो हमने इनिशियली बात बोली थी इन एक्सेसिबिलिटी और इनवेरिएबिलिटी वाली बात, अगर आपको याद हो शुरुआत में बताई गई थी पहले वाले लेक्चर में, तो वो यहाँ पे मेंटेन हो रही है। एक्सेसिबल बना दिया गया पूरी दुनिया के लिए, ऐसा सिस्टम बनाया गया कि यूनिट्स को एक्सेसिबल बना दिया गया और इनवेरिएबल हो गई। 2 लोगों के 1-1 किलो के वेट्स लेंगे और एक अगर दोनों ईमानदार हैं, मतलब ऑब्वियसली कोई बेईमान नहीं है, तो बेईमान रहता तो बात ये लगे भाई, अगर दोनों लोग ईमानदार हैं तो दोनों 1 किलो के वेट्स अगर आप लेंगे और उनको एक उसमें रखेंगे तराजू में, तो वेट बैलेंस हो जाएगा। तो इनवेरिएबल और एक्सेसिबल हो गए हमारे वेट्स। अब बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ टाइम क्या है। तो एसआई सिस्टम ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज 91926317770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम-133 एटम का आइसोटोप जो है, सीजियम-133 आइसोटोप, उसका जो रेडिएशन का टाइम पीरियड है वो है। लेकिन ये फिर वही बात है कि इन सबको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने वाली बात है, सिर्फ बताया जा रहा है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। इसको रटने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी बातों पे आते हैं। एक सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड।
देयर इज़ नो एसआई बेस यूनिट फॉर एरिया। एरिया के लिए एसआई कोई बेस यूनिट नहीं है, यानी कोई फंडामेंटल यूनिट, एरिया को फंडामेंटल यूनिट नहीं बनाया गया। क्यों? बिकॉज एन एरिया हैज़ नो थिकनेस, हेंस नो फिजिकल स्टैंडर्ड कैन बी बिल्ट। ऐसा है क्या? वी लिव इन अ 3 नॉट अ 2 डायमेंशनल वर्ल्ड। ऐसा है क्या एरिया 2 डायमेंशनल होता है? इसीलिए हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो 3 डायमेंशनल में। ऐसा है क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस स्क्वायर फीट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। स्क्वायर फीट को मीटर्स में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? तो एक तो एरिया है, स्क्वायर फीट तो एरिया है, और मीटर्स तो लेंथ है। एरिया कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स। ये बात तो सही है, एरिया को स्क्वायर मीटर्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। एरिया को स्क्वायर मीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं, उसको बेस यूनिट बनाने की क्या ज़रूरत है? लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें, या स्क्वायर है तो लेंथ इंटू लेंथ कर दें, मीटर इंटू मीटर। उसके लिए कोई अलग से फिजिकल क्वांटिटी बनाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, क्योंकि वो डिराइव की जा सकती है। तो ये बात सही सी लग रही है थोड़ी सी। एरिया इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। नहीं तो ये तो बकवास हो गई, ये तो बात ही गलत। एरिया इज़ नो थिकनेस, हेंस नो फिजिकल स्टैंडर्ड कैन बी बिल्ट। ऐसा भी नहीं भाई फिजिकल स्टैंडर्ड जिसका ये लेंथ, ऐसे तो लेंथ में कोई थिकनेस नहीं होती, लेकिन उसको वो तो फिजिकल स्टैंडर्ड है ना दुनिया में, तो ये बात भी गलत है। वी लिव इन अ 3 नॉट अ 2 डायमेंशन वर्ल्ड। भाई इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं पूरी बातचीत से। हमें से पूछा जा रहा है कि बेस यूनिट एरिया को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिपेंडेंस निकल आई ना हमारे पास लेंथ से। जब डिपेंडेंस निकल आई जैसी, तो वो डायरेक्ट क्वांटिटी बन गई फिजिकल, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनने की ज़रूरत ही नहीं रह गई। तो इसीलिए आंसर डी सही है कि एरिया कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स, जो कि मीटर्स में, स्क्वायर ऑफ मीटर्स में एक्सप्रेस की जा सकती है, और मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी है, तो उसको एरिया को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, यहाँ तक तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सी बातचीत। अब बात करते हैं, ज़रूरी बातों में आते हैं, डायमेंशन। यहाँ पे वो बातें शुरू करेंगे अब जो आईटी में, जिसमें आपके लिए एक्चुअली सवाल बनेंगे, और इंजीनियरिंग में भी सवाल बनेंगे। यहाँ तक तो वो था जो 12th का कोर्स था, बेसिक लेवल का। यहाँ तक के सवाल, इन सब से 12th के भी सवाल बन जाते हैं कभी कभी। अब जो बात कर रहे हैं वहाँ से 12th के भी बनेंगे, आईटी के भी बनेंगे। तो ये ध्यान से पढ़िए भाई। अब ये है डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है, तो ये समझना है कि डायमेंशन क्या चीज़ है। तो व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ दीज बेस क्वांटिटीज़। क्या कह दिया भाई इसने? ये कि अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी या स्पीड, तो ये अगर किसी बेस क्वांटिटी के टर्म्स में डिराइव होती है, इसलिए डिराइव्ड बोलते हैं उसे, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है, बेस क्वांटिटी से। तो जब उससे डिराइव की जाती है तो उसकी किसी पावर पे आती है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस की पावर क्या है? 1, और टाइम की पावर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में है, स्पीड इज इक्वल टू, देख लेते हैं इसको भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की पावर क्या हो गई? डिस्टेंस की पावर 1 हो गई, डिस्टेंस इज टू पावर 1। और टाइम की पावर क्या है? टाइम की पावर भी 1 है, लेकिन नीचे है ना बेस में, तो इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की पावर 1 हो जाएगी, और टाइम की पावर -1 हो जाएगी। अब तुम कहोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये डी और टी ऐसे क्या कर रहे हैं आप, ये तो उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं सर आप। नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहे भाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एस को लिखा जाए डी अपॉन टी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी एंड टी की पावर -1, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अब डी क्या होता है? डी यूजुअली मीटर्स में होगा, ठीक है, MTR मीटर, और ये टाइम सेकंड में होगा, सेकंड की पावर -1। तो यही हम लिखा हुआ पाते हैं हर जगह कि डी टी के पावर -1 स्पीड है, स्पीड यानी मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। तो ये क्या आ गई? ये यूनिट आ गई स्पीड की। ये तो यही बात कही जा रही है कि जब यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं लगाया अभी तक इसने, डी की वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी उसने कि 7 मीटर है, ये नहीं बोला। अभी सिर्फ मीटर्स में बात कर रहे हैं कि हम ये समझना चाह रहे हैं यूनिट्स का क्या हो रहा है, सिर्फ यूनिट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट्स के साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो 7 मीटर जो है 14 सेकंड में, ये बातें नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है सिर्फ मीटर की और सेकंड्स की, ठीक है, बेसिक यूनिट्स की बातें कर रहे हैं। तो मीटर पर सेकंड बन गया स्पीड का, ये क्या बना? तो ये जो है डायमेंशन एनालिसिस करी है आपने, ये जो अभी आपने किया ये है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन जो होता है, अच्छा ये समझने वाली बात ये है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दीज एक्सपोनेंट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ये जो एक्सपोनेंट हैं इनको डायमेंशंस कहा जाता है। कि मीटर का एक्सपोनेंट कितना है, कुछ लिखा ही नहीं है तो मतलब 1 है। तो ये जो 1 है ये
एक्सपोनेंट है, यही मीटर का डायमेंशन है। सेकंड का डायमेंशन क्या है? -1। तो कहने की बात हो गई लेंथ का, इसका मतलब स्पीड के में, स्पीड जो यूनिट जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड में लेंथ का डायमेंशन होता है 1 और टाइम का डायमेंशन होता है -1, क्योंकि मीटर का डायमेंशन हमने पाया था 1 और सेकंड का डायमेंशन हमने पाया था -1। तो लेंथ का डायमेंशन 1 और टी का डायमेंशन -1। तो ये जो पावर्स हैं इनको कहा जाता है डायमेंशंस। पावर्स को कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी जो पावर्स होती हैं, पावर्स एक्सपोनेंट, उनको कहा जाता है डायमेंशन। कि स्पीड में, स्पीड का जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन एनालिसिस अगर स्पीड की जाए तो उसका जब डायमेंशन एनालिसिस करें तो उसमें लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो 1 होगा और टाइम का डायमेंशन क्या होगा? -1 होगा। ये अभी देख के समझा आपने। अब एक कन्वेंशन है इसका भी, अपना डायमेंशन सिस्टम का एक कन्वेंशन है, तो उसको देख लेते हैं। तो कहता है क्या कि भाई बेस क्वांटिटीज़ जो हैं, जैसा भी हमने जो करना शुरू किया था ना, जैसे तुमने देखा अभी तो करना शुरू किया था भाई, एक जगह मीटर लिख रहे थे, सेकंड में सेक लिख रहे थे, तो ये करने की बजाय वो कहता है कि आप ये करिए, क्या करिए, मास जहाँ पे लिखना हो वहाँ पे m लिखिए। डायमेंशनल सिंबल बनाते हैं हर चीज़ का। तो बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं? 7 हैं, तो सातों का 7 सिंबल बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, या कुछ लोग कभी कभी A से भी करते हैं इसे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए K या थीटा, डिपेंड करता है, जैसा सवाल हो उसके हिसाब से कर लो भाई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए वही है जो इसकी SI यूनिट होती है, वही उसी को डायमेंशन की तरह यूज़ करते हैं, MOL। ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी के लिए CD यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात तो नॉर्मल थी। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तुरंत ही इसको समझने के लिए। जैसे अभी स्पीड का लिया था, अब ले लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? अपने ये तो पढ़ रहे हैं ना, आप पहले से पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू आर्म। ठीक है, क्या कितना फोर्स लगा? यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, और इसका कितनी दूरी से लग रहा है? यहाँ से R डिस्टेंस पे, तो टॉर्क कितना होगा? F इंटू आर, ये टॉर्क हो जाएगा, फोर्स इंटू आर्म। तो यही बात लिखी है यहाँ पे। तो अब इसके आगे क्या है कि भाई फोर्स को कैसे हम लिख सकते हैं? बिल्कुल हम बात यहाँ पे वो नहीं करेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड है, 7 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये सब बातें नहीं हो रही यहाँ पे। 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात क्या हो रही है? फोर्स को अगर एक्सप्रेस करना हो किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि इसका रिडक्शन करना है, टॉर्क को लेके जाना है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तक, कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तक ये आ जाएगा। तो फोर्स का क्या हो सकता है? फोर्स को अगर तोड़ा जाए तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स को हम, आर्म को हम लेंथ लिख सकते हैं। फिर अब बात करता है कि जो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, तो अब मास को तो भाई, मास तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, लेंथ भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको तोड़ते हैं। तो ये हो गया स्पीड अपॉन टाइम। ठीक, यहाँ तक भी समझ में आया। फिर सब कुछ वैसे ही लिखा रहने दिया, मास फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है, स्पीड को लिखा, स्पीड फंडामेंटल नहीं है, टाइम फंडामेंटल है, उसको छोड़ दिया वैसे ही। स्पीड को लिखा क्या? स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन LENG, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो लेंथ अपॉन टाइम लिख दिया। तो हाँ, पहले नीचे से एक टाइम नीचे ऑलरेडी पड़ा ही हुआ था, फिर एक टाइम और आ गया, तो टाइम स्क्वायर हो गया, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो अब इस पूरे ब्रैकेट को खोल के आराम से समझ लेते हैं। एक मास, लेंथ का 1 और 1 2, तो लेंथ की पावर 2, और टाइम नीचे आ गया, टी की पावर -2 ऊपर आ गया, उसको ऊपर ले आया और टी की पावर -2 कर दिया। तो मास इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू टाइम का पावर -2। तो इसी को अब इसमें ये डायमेंशंस के जो सिंबल्स हैं वो डाल दिए। तो मास हो गया m, लेंथ हो गया l, और t हो गया, टाइम हो गया t। तो ml स्क्वायर t की पावर -2, ये हो गया टॉर्क के डायमेंशंस हो गई है। तो ये टॉर्क की डायमेंशन एनालिसिस हो गई। अब अगर इसमें कहा जाए टॉर्क में लेंथ का, टॉर्क में अगर बोला जाए टॉर्क में लेंथ के डायमेंशंस क्या हैं, तो लेंथ के डायमेंशंस हैं 2, टाइम का डायमेंशन क्या है? -2, मास का डायमेंशंस क्या है? 1, क्योंकि मास की पावर 1 है। और इसमें पूछा जाए कि टेम्परेचर का, इसमें टेम्परेचर का डायमेंशन कितना है?
तो क्या कहोगे पागल हो गए सर आप, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया नहीं गया है, तो हम ऐसे तो कह ही सकते हैं ना कि k की पावर 0 या फिर थीटा की पावर 0, ये तो कह ही सकते हैं। तो टॉर्क में अगर पूछा जाए टेम्परेचर का डायमेंशन कितना है, तो टेम्परेचर का डायमेंशन है 0। टेम्परेचर का डायमेंशन है 0, ठीक है। हर चीज़ का डायमेंशन है, कैंडेला का भी डायमेंशन है इसमें, सीडी का क्या 0 है ही नहीं भाई, 0 है, डायमेंशन 0 है। जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके डायमेंशनल एनालिसिस में, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अगर डायमेंशनल फार्मूले में, तो 0 कहेंगे उसे। अब डायमेंशन तुरंत ही बात आ गई भाई, डायमेंशन फार्मूला सर नई बात बोल दिया आपने। डायमेंशन फार्मूला क्या है भाई? तो ये जो आपने टॉर्क का निकाला है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला ही निकाल दिया आपने उसका, कि आपने क्या किया। अब आगे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं इसे। नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड। इसमें कहीं पे आपने कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। ये हमने नहीं कहा कि मास 7 किलो है, एक्सेलरेशन 15 ग्राम 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नहीं कहा गया इस तरह से कुछ। और इसीलिए जो साइन ऑफ इक्वालिटी है यहाँ पे, जो इक्वल टू हम लगाते चले आ रहे हैं, वो कहोगे सर इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये क्या इक्वल टू, कोई नंबर तो इक्वल किया ही नहीं आपने। ऐसा नहीं है, ये इक्वालिटी जो है सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस की इक्वालिटी को दिखाने के लिए है। द डिराइव्ड क्वांटिटी इज इनक्लोज इन स्क्वायर पैरेंथेसिस टू डिनोट दिस फैक्ट। इसी के लिए जो डिराइव्ड क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हम निकालते हैं, जैसे टॉर्क के हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं, तो उसको हम स्क्वायर पैरेंथेसिस में लिख देते हैं, ऐसे स्क्वायर में ऐसे ऐसे बना के लिखते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं टॉर्क, ताकि ये पता लग जाए कि भाई ये डायमेंशन एनालिसिस लिखी गई है और ये फॉर्मूला डायमेंशंस का है। तो अब ऐसे में कहा जाए कि टॉर्क का डायमेंशन एनालिसिस पूरी लिखिए, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करके टॉर्क इज इक्वल टू ml² t के पावर -2। अब वैसे ही जब पुराना एक एग्जाम्पल था, स्पीड की अगर डायमेंशन एनालिसिस लिखते थे तो लिखेंगे स्पीड को ब्रैकेट में, और क्या थी ये, लेंथ पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड थी ना, तो मीटर लेंथ पर यूनिट टाइम। तो स्पीड के डायमेंशनल फार्मूला हो गया ये स्पीड का। टॉर्क का ये हमने देख ही लिया, टॉर्क का ये हो गया यहाँ पे। अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है तुरंत ही कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस क्या क्या हैं, डायमेंशंस के क्या यूज़ हैं। तो चलो ये नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, क्योंकि क्लास जो है लिमिटेड रखनी है भाई, थोड़ी छोटी रखनी है। तो अब नेक्स्ट क्लास से समझने की कोशिश करेंगे कि यूजेस ऑफ डायमेंशंस क्या हैं। यहाँ से फिर एक्चुअली आपके आईटी लेवल के सवाल भी शुरू हो जाएंगे। तो फिर बस इतना ही बताना है, और इस क्लास में इतना ही बताएंगे। और वही बात कि अगर आपको लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स इट। एंजॉय स्टडिंग फिजिक्स, एंजॉय ऑल योर स्टडीज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, ओके।